नहीं हम इसको बहुत शॉर्ट में ना इसको भाई ने बोला कि फाइल स्ट्रक्चर समझाते हैं ताकि वाकई आप लोगों को पता लगे हो क्या रहा है। हम फाइल स्ट्रक्चर देखते हैं फोल्डर्स में ताकि हमें समझ आए कि हो क्या रहा है। ये लिनक्स वाली स्क्रीन से निकलते हैं। मैं तो लिनक्स पे फंसा हुआ हूँ, आप लोग क्यों फंस रहे भाई? ठीक है जी। तो सबसे पहली स्क्रीन तो आपको ये दिखती है किसी भी फोल्डर में, ठीक है। इस फोल्डर में नोड मॉड्यूल में आपकी लाइब्रेरियाँ होती हैं। इस फोल्डर से ज़्यादातर आपका काम होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बंदा कोई देता है जिसमें आपको ये नोड मॉड्यूल्स नहीं है, तो उसके नहीं है तो ये package.json लाजमी होगा, ठीक है, लाजमी होगा। हो ही नहीं सकता कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट और उसमें package.json ना हो। ये जो आप npm start लिखते हो ना, npm start असल में कोई कमांड है ही नहीं। npm start इसके अंदर एक पूरी एक कमांड बताई हुई है कि जब कोई npm start लिखे तो ये वाली कमांड चला देना। तो आपकी सहूलत के लिए सुन रहे हैं ना, स्टार्ट के अंदर लिखी हुई होती है क्योंकि वो कमांड थोड़ी ऐसे है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और समथिंग कुछ है, तो वो बड़ी सी है, ठीक है। तो वो ये आपका काम करती है package.json। इसकी ये सिंपल एक लिस्ट है जो ये याद रखती है कि आपने कौन सी चीज़ क्या बनाई थी और कौन सी वर्जन की आपने फाइल डाउनलोड की थी जब आप ये चीज़ बना रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि जब वर्जन चेंज होता है तो मसले मसाइल होते हैं। ये आपने लाइव यहाँ होते हुए देखा है कि एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनेट भी पता है, दिखा रहा है कि ये चीज़ ऐसे चलती है, लेकिन हम ऐड कर रहे होते थे वो चलती नहीं थी, सही है। तो वर्जन चेंज होने से बड़ी तबाही होती है। अब वर्जन जैसे कि रिएक्ट का यूज स्टेट जो रिएक्ट हुक है वो आई थिंक वर्जन 14 के बाद आया। अब वर्जन 14 से पहले की अगर रिएक्ट होगी उसमें यूज स्टेट चलेगा ही, वो आपको बोलेगा कि भाई नॉट फाउंड, रिएक्ट ये यूज स्टेट तुम्हारे पास है ही नहीं। तो वर्जन इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा काम कौन हैंडल करता है? package.json। ये बेसिकली package.json npm का पैकेज है। ये npm है बनाता है, npm सब कुछ सेव करता है। ये काम किसका? npm का है। उसके बाद नोड मॉड्यूल समझ आ गई कि भाई ये लाइब्रेरी है। डॉट गिट ये नॉर्मली हाइडन होता है, आपको नज़र नहीं आता, लेकिन इसमें आपके वो जो आपकी गिट रिपोजिटरी है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप किसकी गिट रिपोजिटरी से कनेक्टेड हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उधर होता है। उसके बाद पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक के फोल्डर में नॉर्मली वो फाइलें होती हैं जो आपके ब्राउज़र को भेजी जाती हैं। रिएक्ट के फोल्डर में आप में इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है वो है index.html। और उस index.html में कुछ भी नहीं होता सिवाय एक div के जिसकी आईडी क्या होती है, ठीक है। तो ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं होता। ये सिर्फ तब काम आता है जब आपको वो आइकन सेट करना हो ऊपर हेडर में। अब वो नहीं ऊपर हेड का वो चेंज करना होता है नाम। सब जैसे अभी आप खोलेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा या रिएक्ट दिखता है, मेरे ख्याल से रिएक्ट लिखा हुआ होगा ऊपर। तो वो अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ पे कर लें। हाँ, अब ये रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है और ये छोटा सा लोगो लगा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से हुई हुई हैं? index.html, वो पब्लिक के अंदर है इधर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हमारा काम वाला वो फोल्डर है जिसको हम यूज़ ही करते रहेंगे रिएक्ट में, वो कौन सा है? सोर्स। तो जब भी आप वो रिएक्ट की प्रोजेक्ट खोलें, आप देखें नोड मॉड्यूल है या नहीं है तो npm स्पेस इंस्टॉल लगा दें। वो सारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना देगा। कभी कभी हो जाता है कि कोई चीज़ डिलीट हो जाती है गलती से नोड मॉड्यूल्स के अंदर से, या कोई आप जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना तो कोई फोल्डर क्लिक हुआ वो कहीं और चला गया, तो आपकी लाइब्रेरियाँ ब्रेक हो जाती हैं। तो आप फिर इसको npm इंस्टॉल चलाएंगे तो वो सारी लाइब्रेरीज़ को री इंस्टॉल कर लेता है, दोबारा से फिट कर देता है। उसके बाद अगर आप SRC में आएंगे इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट की SRC में उसने ये जो 4 फाइलें हैं ये तो आपको रिएक्ट बना के देता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपकी index.js है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। इसका मतलब है कि जब रिएक्ट की ऐप चलती है तो सबसे पहले कौन सी फाइल पढ़ी जाती है? index.js। इसको हम एंट्री पॉइंट कहते हैं, यानी कि वो पहली फाइल जो कि ब्राउज़र पढ़ेगा। index.js में हमेशा एक कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ होता है, उसका नाम क्या होता है? app.js। ये एक तरह से एक अलग इंटरमीडिएट एक कंपोनेंट है जिसमें आप सारे अपने कंपोनेंट भरते जाते हैं। इवन अगर सिर्फ आपका एक भी कंपोनेंट है तो भी आप कहाँ इंपोर्ट करोगे? app.js। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम एक एसेट्स का फोल्डर हमेशा बनाते हैं SRC के अंदर। SRC एसेट्स का फोल्डर क्या होता है? इसमें हम इमेजेस वगैरह भर देते हैं। जितनी भी हमारी स्टैटिक चीज़ें हैं, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ऑडियोज हो गई, वो हम कहाँ भर देते हैं? एसेट्स के फोल्डर में। ये एक स्टैंडर्ड है। आपको नॉर्मल रिएक्ट जब बनती है तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि इस बंदे ने स्टैंडर्ड के तौर पे काम किया तो उसने एसेट्स का फोल्डर बनाया है। वीडियो चलाई थी मैं। Yes, sir. तो
उसके बाद अब ये ट्यूटोरियल फोल्डर, ये उसने खुद बनाया, लेकिन नॉर्मली हम ट्यूटोरियल इसका नाम नहीं रखते, हम इसका नाम रखते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, क्योंकि जितने भी अब आपके कंपोनेंट्स बनने लगते हैं वो आप कहाँ बनाते हो, इस फोल्डर के अंदर। पहले अगर छोटी ऐप है तो हम फाइलें बना लेते हैं, जैसे login.js, जैसे signup.js, जैसे home.js। अब जैसे अभी दोपहर में मैंने एक रिएक्ट की ऐप बनाई, एक API बनानी थी कंपनी के लिए, तो उस पर मैंने 3 फाइलें बनाई, लॉगिन, साइनअप और आपका home.js। इनफ, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब आपकी ऐप बड़ी हो रही है और बड़ी हो रही है, तो आप कंपोनेंट्स के अंदर और फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हो। कंपोनेंट्स के अंदर आप बोलते हो मेन लेआउट, एक फोल्डर का नाम है, उसके अंदर आप लेआउट डिफाइन करते हो कि ये साइड बार का लेआउट, ये आपका नेविगेशन बार का लेआउट, ये आपका मेन बॉडी का लेआउट, ये आपके फुटर का लेआउट। सही है, वो लेआउट है। लेआउट क्या होता है कि सिंपल जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बॉक्सेस हैं, डिव ये सब जो होता है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि एक शॉपिंग कार्ट है, तो कार्ट का एक अलग फोल्डर होगा, फिर कार्ट से रिलेटेड जितने कंपोनेंट्स होंगे वो उस फोल्डर। तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो आपके फोल्डर बढ़ते चले जाते हैं। नॉर्मली आपका कंपोनेंट्स का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर आप जितनी आपको कंपोनेंट बनाने हैं उसकी एक एक फाइल बना के आप काम कर सकते हो, इनफ है। ये भी स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है, स्टैंडर्ड के आउट नहीं है, लेकिन कंपोनेंट्स के फोल्डर में हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कचरा नहीं कर सकते, अब यहाँ पे लॉगिन, रजिस्टर, साइन अप और जितने भी प्रोफाइल, एडमिन यहाँ पे नहीं बना सकते, ये स्टैंडर्ड नहीं है। आप कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएंगे, उसमें अपना काम करेंगे। क्योंकि इस बंदे को एक स्ट्रक्चर बनाना था जो कि स्टूडेंट्स को समझ आए, उसलिए उसने इसका नाम क्या रख दिया, ट्यूटोरियल, वरना असूल के मुताबिक इसका नाम कंपोनेंट्स होना चाहिए था। जब हम ट्यूटोरियल में जाते हैं तो हमारे पास 12 लेसन हैं। ये 12 बेसिकली रिएक्ट के मेजर पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एक रिएक्ट ऐप बनाने के लिए। सही है, हो सकता है कि मैं राउटर नेक्स्ट पढ़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसने हालांकि 11th पे रखा। तरतीब से नहीं जाएंगे, तरतीब से चल लेंगे, लेकिन राउटर एक ऐसी चीज़ है कि ना वो है कि आप एक बटन पर क्लिक करो, वो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे कंपोनेंट पे ले जाए। सही है, जैसे नहीं वो लॉगिन का एक बटन होता है, लॉगिन क्लिक करो, लॉगिन का पेज खुल जाता है। लेकिन रिएक्ट में तो आप HTML की तरह आप HTML की फाइल नहीं दे सकते कि उस फाइल पे चली जाओ, क्योंकि वो तो JS है। तो उसमें आप राउटर इस्तेमाल करते हो। राउटर बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है जो कि एक बड़ी एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। राउटर पे सबसे अहमियत इस बात की होती है कि अब जैसे अगर आप कोई बंदा लॉगिन नहीं है तो वो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल नहीं देख सकता। तो अब ये कोड कहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये बंदा लॉगिन ना हो तो इसको हमारा डैशबोर्ड ना दिखे। ये कौन सेट करता है, राउटर। तो इस तरीके से बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। ये प्रॉप ड्रिलिंग वही है जो आपको मैंने शुरू में थोड़ा इसका आइडिया दे दिया, लेकिन इसको हम और डीपली इसको पढ़ लेंगे। और ये फॉर्म्स और कंडीशनल रेंडरिंग जो है, यूज इफेक्ट, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे। यूज इफेक्ट इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और ना ही कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग वैसे भी वही है कि एक कंपोनेंट चले दूसरा ना चले। जैसे मैंने कहा कि वो डार्क थीम और लाइट थीम, तो यूज स्टेट को यूज़ करके इसने बनाया हुआ होगा, कुछ ना कुछ देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसने आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या है। अब जैसे कि कोई भी एक टॉपिक है यूज स्टेट का, तो उसके अंदर आपको हमेशा 2 फोल्डर मिलेंगे, ये हर फोल्डर में ऐसा ही है, ठीक है। उसने ऐसा क्यों किया है, उसने ऐसा इसलिए किया है कि वो चाहता था कि आपको एक फोल्डर मिले जिसमें आप खुद प्रैक्टिस करो, और आपको दूसरा एक फोल्डर मिले जिसमें सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ हो। इस टॉपिक का कोड लिखना कैसे, तो जब आप फाइनल में जाएंगे तो आपके पास अब ये सब लेसन हैं, यानी कि शॉर्ट टास्क हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं। तो अब इसमें पहला एरर था और हमने दूसरा यूज स्टेट पढ़ लिया है। एरर वाले का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, और ऑब्जेक्ट मैंने मिला के पढ़ा दिया, ठीक है। एरे और ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा मिला के पढ़ा दिया है, लेकिन हम इसको अलग अलग से चेक करेंगे, हम इसके मुताबिक चलेंगे ताकि आप एक स्टैंडर्ड के साथ चलें और मैं भी कोई चीज़ ना भूलूँ आपको पढ़ाना, क्योंकि इसमें टॉपिक ऑलरेडी लिखा हुआ होगा तो मुझे वो चीज़ आपको पढ़ानी है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप ये मैं इसकी लिंक भेज दूंगा गिटहब की, आप अपने पास ये चीज़ डाउनलोड करेंगे। और ये पहली वाली जो इसका ये फोल्डर है, यानी कि सेटअप में एरर वाला और ये दूसरा यूज स्टेट वाला, ये अपने पास लाजमी करेंगे, ठीक है, लाजमी करेंगे, साथ साथ चलेंगे तो आपको आगे इशू नहीं होगा। अभी छोड़ देंगे तो जब हम लोग पहुंचे हुए होंगे प्रॉप्स ड्रिलिंग पे तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि यूज स्टेट कैसे इस्तेमाल करना है। सर ये सेटअप में कोड लिखा हुआ है या फाइनल में कोड लिखा हुआ है, मतलब प्रैक्टिस सेटअप में करनी है? प्रैक्टिस सेटअप में करनी है। सेटअप का मतलब है कि प्रैक्टिस खुद करो, उसको सेटअप बनाओ, ठीक है।
तो उसने बहुत ज़बरदस्त तरीका दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, आपके बहुत काम आएगी। ये ES7 रिएक्ट रेडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स के नाम से, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, इसका रिएक्ट का ही लोगो है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका बड़ा क्लासिक फ़ायदा है। इधर आप इसको क्या बोल रहे हो? नहीं बोलो बोलो, खैर है, बोल दो जो बोलना है बोलो। माई component.js आपने बनाया। अब इसकी ना शॉर्ट कीज हैं। RAF का क्या मतलब है? रिएक्ट एरो फंक्शन, सही है। RF का क्या मतलब है? रिएक्ट फंक्शन। और C अगर मैं लगा दूं तो क्या बन जाएगा? कंपोनेंट। अगर मैं E लगा दूं तो क्या बन जाएगा? एक्सपोर्टेड। रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्टेड। तो सबसे पहले हम रिएक्ट फंक्शन देखते हैं कैसे बनाता है। तो देखें, इसने सारा कोड खुद लिख दिया, आपका इंपोर्ट बना दिया और इधर से एक्सपोर्ट भी कर दिया, और ये मेरा एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ RFC, तो ये बेसिकली वही कंपोनेंट है, लेकिन ये अब उसको पता है कि ये कौन सा है। हमारा एक कंपोनेंट है जिसका नाम M है। ये बेसिकली नाम दोनों के सेम इसलिए थे क्योंकि मैंने फाइल का नाम क्या रख दिया है? माई कंपोनेंट। ये वहाँ से नाम रख देता है। अगर मैं यहाँ से स्मॉलर रखता तो यहाँ पे इसका छोटा m आता, क्योंकि पहले वाले में जो कि RF एक सिंपल फंक्शन था। लेकिन जब मैं RFC करता तो उसको ऑटोमेटिकली कैपिटल कर देता, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या हो गया है अब? कंपोनेंट। इसको अब हम दोबारा उसे और थोड़ा देखते हैं। RFCE, तो ये सिंपल ये वाला जो तरीका है ये हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं। RFCE रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्टेड ये वाली लाइन, सही है। तो ये एक शॉर्टकट है, आप जल्दी जल्दी कंपोनेंट लिखेंगे, बस अपना काम बढ़ा देंगे। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट ES7 लिखेंगे, पहले पहले आएगी, मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं, सबसे पॉपुलर यही है, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा। और एक बात याद रहे कि भाई ये जब स्टार्ट करें तो उसके ऊपर ये ब्रैकेट ज़रूर लगा दीजिएगा, वरना आपका कोड इश्यूज़ करेगा। तो अब आपने ये चीज़ सीख ली, ये अपने पास इंस्टॉल कीजिए ताकि आपकी डेवलपमेंट तेज़ हो। और दूसरा, ये जो दूसरे वाले दो हैं चीज़ें, इसको ज़रूर आप करके आइएगा, ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम एक लॉगिन रजिस्टर फॉर्म एक बनाना शुरू करेंगे। मेरे पास एक API लिखी हुई है पाइथन की, हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि हम एक API के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो क्योंकि वो API भी मेरी ही है, तो वो भी आपको मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि वो कैसे एक रिक्वेस्ट आ रही है, कैसे रिक्वेस्ट जा रही है, वो सेव कहाँ हो रही है। क्योंकि अगर मैं कोई ऑनलाइन कोई API उठाऊंगा तो उसका डेटाबेस आपको दिखेगा ही नहीं, आपको पता नहीं लगेगा हो क्या रहा है, सही है। तो इस तरीके से हम एक लाइव एक लॉगिन साइनअप ये फंक्शनैलिटी बनाएंगे कि एक पेज हम बना लेंगे, बोलेंगे भाई जब तक अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको ये चीज़ ना दिखे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वो कब आएगी? तभी मैं कह रहा था राउटर थोड़ा पहले बढ़ा लेंगे, क्योंकि राउटर के बगैर वो चलेगी नहीं, सही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। मैं आपकी वीडियोस सर आज सिर्फ यूज स्टेट पढ़ा है, यूज स्टेट पढ़ा है।